ध्यान दीजिएगा, ये एक सेंट्रल एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। पहले आप लोग देखिएगा, एम बी की पावर एक्स, मतलब बी का सबस्क्रिप्ट एक्स है, और साथ में है इसके एक एलिमेंट ए, जिसके बाहर उसका सबस्क्रिप्ट भी क्या हो गया, वाई हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे K4FeCN का होल 6। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। क्या मतलब है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ये समझिएगा। इसमें पहली चीज जो बाहर आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर आयन या फिर स्पेक्टेटर आयन। इसका फंक्शन समझ लो। इसका फंक्शन होता है कि ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स के चार्ज को काउंटर बैलेंस करता है। क्या करता है ये चार्ज को काउंटर बैलेंस करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? किसके चार्ज को काउंटर बैलेंस कर रहा है? ये इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के चार्ज को काउंटर बैलेंस करता है। कौन करता है काउंटर बैलेंस? ये स्पेक्टेटर आयन। इसका फंक्शन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि AlCl3, बताओ AlCl3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या एक चार्ज मॉलिक्यूल है? जल्दी बताइए। न्यूट्रल। न्यूट्रल है। कैसे पहचाना आपने AlCl3 न्यूट्रल है? क्योंकि Al के ऊपर है चार्ज 3+, और तीनों Cl के ऊपर चार्ज है -1, यानी कि ये +3 इनके तीनों चार्ज से मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? ओवरऑल चार्ज 0 आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? सेम स्टोरी यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी इस 4 पोटेशियम ने मिलके, यानी एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है हम जानते हैं, +1 होता है। तो 4K+ मतलब 4+ चार्ज बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना रहा होगा, -4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? काउंटर आयन का काम समझ आ गया? काउंटर आयन क्या कर रहा है? काउंटर आयन हेल्प कर रहा है। किस चीज में हेल्प कर रहा है? स्पेक्टेटर आयन के चार्ज को काउंटर बैलेंस कर रहा है, या कहें स्पेक्टेटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फेयर को, इसको बोलते हैं क्या नाम? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के चार्ज को कौन बैलेंस कर रहा है? काउंटर आयन बैलेंस कर रहा है। काउंटर आयन का पार्ट समझ आया आप लोगों को? हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड अगर काउंटर आयन का पार्ट समझ आ गया तो। अपना हैंड रेस करिए जल्दी से अगर काउंटर आयन का पार्ट सभी को समझ आ गया, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, काउंटर आयन का पार्ट समझ आ गया तो उसके आगे की बात समझिए। जैसे ही काउंटर आयन खत्म होता है, आगे आता है हमारा सेंट्रल मेटल। कौन है सेंट्रल मेटल? सेंट्रल मेटल मैंने बताया था अभी आपको 2 मिनट पहले। सेंट्रल मेटल जो भी होता है जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। कौन होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स होने की वजह से इनके पास क्या प्रेजेंट है? डी सबशेल मौजूद है। और डी सबशेल होने की वजह से इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने के चांसेस मौजूद हैं। जितने वैकेंट ऑर्बिटल्स आपके पास मौजूद होंगे, उतनी ही जल्दी आप क्या करोगे? ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करोगे, ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्म करोगे। जब इतने ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करोगे, उतनी ही टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनती चली जाएगी। इसीलिए इसको हम नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्यों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? बिकॉज एक सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल ये घिरा हुआ है। किन से घिरा हुआ है? ये लिगेंड से घिरा हुआ है। अगर आप लोग डायग्राम देखें मैंने जो बनाया है, इसमें ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक एरो पॉइंट की जा रही है। एरो पॉइंट क्यों करते हैं? एरो का मतलब सिंपली डायरेक्शन शो करना होता है। और ये जितने भी मैं ब्लैक डार्क ब्लैक करके बॉन्ड्स बना रहा हूं, ये हैं तो देखने में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक किस्म का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। कितने लोग को ये बात पता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। द ओनली डिफरेंस इज, कोऑर्डिनेट और कोवलेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। बताओ क्या डिफरेंस है बच्चों? कोऑर्डिनेट और कोवलेंट में क्या डिफरेंस होता है? कोवलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जबकि कोऑर्डिनेट में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट में क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। जबकि कोऑर्डिनेट में क्या है? कोऑर्डिनेट में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसे डोनेट करने वाला, डोनेटेड बाय वन स्पीशी, शेयर्ड बाय बोथ। शेयर कौन करते हैं? शेयर दोनों करते हैं, शेयर्ड बाय बोथ। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। ये सभी को क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, रेज योर हैंड।
चलिए आगे देखिए, अवनी, इज इट क्लियर बेटे? अवनी, ऋषभ, रिद्धि, निश्चल, ध्रुव, आनंद, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए आगे आ जाइए। अब इसके बाद आता है आपका कि लीगेंड्स क्या चीज है ना? लीगेंड्स क्या चीज है और लीगेंड करता क्या है? लीगेंड बेसिकली ऐसी स्पीशीज होती हैं, लीगेंड्स ऐसी स्पीशी हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है? चार्ज। अब चार्ज कह लो, इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं ये, या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं, ये कंबाइन करते हैं सेंट्रल एटम के साथ, इवन ये न्यूट्रल भी होते हैं, लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं, मगर इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? दे हैव अटैकिंग साइट्स, दे हैव अटैकिंग साइट्स, और इस अटैकिंग साइट्स की वजह से दे कंबाइंस विद सेंट्रल मेटल एंड फॉर्म बॉन्ड्स, और क्या बनाता है उसके साथ? बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, विच रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसी की वजह से बनते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये एक बेसिक आइडिया है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है, ठीक है? इसके बाद एक चीज और समझने वाली है इसके अंदर, यहां पे ये 6 लिखा हुआ है, 6 यहां पे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 क्या शो कर रहा है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो शो करता है नंबर ऑफ लीगेंड्स अटैकिंग द सेंट्रल एटम। अटैकिंग पर हटाते हैं, नंबर ऑफ लीगेंड्स सराउंडिंग कर देते हैं, नंबर ऑफ लीगेंड्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। उस पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल को घेरने वाले कितने लीगेंड्स हैं वो क्या कहलाता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। गुड। अगर सबको समझ आ गई तो एक चीज मैं आपको साथ साथ सिखा देता हूं, वो आगे भी आपको पढ़ाऊंगा। वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये 6 के 6 लीगेंड्स कौन से हैं? एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? ऑल दीज लीगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप? सेम टाइप है। तो यहाँ पर एक चीज समझ लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर करते करते, एक लीगेंड होते हैं होमोलेप्टिक और एक लीगेंड होते हैं हेट्रोलेप्टिक। क्या बोला मैंने? पहले लीगेंड कौन से हैं? होमोलेप्टिक। दूसरे कौन से हैं? हेट्रोलेप्टिक। होमो मतलब क्या हो गया? सेम टाइप ऑफ लीगेंड्स। उसमें सारे के सारे लीगेंड्स कैसे हैं? एक जैसे हैं, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? होमोलेप्टिक। दूसरा कौन सा है? हेट्रो। इसमें क्या हो गया? डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड्स मौजूद हैं, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? हेट्रोलेप्टिक। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? होमो एंड हेट्रो क्लियर है या नहीं? होमो एंड हेट्रो क्लियर हुआ, हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड। होमो एंड हेट्रो क्लियर है तो? सर ये कंपाउंड के टाइप्स है ना? नहीं, ये कंपाउंड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट दीज आर द नेचर ऑफ लीगेंड्स। अगर एक जैसे लीगेंड्स हैं तो दे आर होमोलेप्टिक, एंड इफ द लीगेंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप दे आर कंसीडर्ड एज हेट्रोलेप्टिक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, आगे देखिए। इसके बाद इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पहला कौन सा है? डबल सॉल्ट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बहुत आसान सा डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को मैं। क्या डिफरेंस है? डबल सॉल्ट लगने में हमें दिख रहा है कि ये जो सॉल्ट होगा ये टूटने पे हमें दो तरह के पोर्शंस प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितने भी एलम्स होते हैं, फिटकरी, इसका फॉर्मूला देखें तो K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये हमारा एलम का फॉर्मूला है, फिटकरी का फॉर्मूला है। ये जो फिटकरी है इसको लगता है हमें टूटेगा दो सॉल्ट्स के अंदर, K2SO4 अलग, Al2SO4 अलग, लेकिन ये असल में ऐसे डिसोसिएट होता नहीं। ये डिसोसिएट होता है सभी के सभी कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में। जैसे ये बनेगा 2K प्लस SO4 2 माइनस, Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, यहाँ पर 2 आ गया, ये बनेगा 24H प्लस, ये बनाएगा 24OH माइनस। क्या नोटिस किया आप लोगों ने? ये अपने सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट हो गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग ये दो में टूटेगा, लेकिन ये तो सारे के सारे आयंस में टूट गया। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या हो गया? जैसे K4FeCN6, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना। K4FeCN6 ये जब टूटता है तो खाली दो चीज में टूटता है, काउंटर आयन अलग
और कोऑर्डिनेशन स्फेयर अलग। ये बना 4k प्लस और साथ में बना FeCN का होल 6 4 माइनस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? क्विकली रेज योर हैंड जिन्हें समझ आ गई ये बात। सूर्यांश, ऋषभ, निश्चल, इशिता, इज इट क्लियर? Yes, sir. अवनी, समझ आ गया? अगर ये बात समझ आ गई कि कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में टूट रहा है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों से। अनंत, बात समझ आ रही है बेटे? Yes, sir. मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मैं इस पर्टिकुलर सॉल्ट में पोटेशियम आयन का टेस्ट करने लगूं, इसका मैं टेस्ट करने लगूं, तो बताओ टेस्ट आसान है या मुश्किल है? सोच के बताना। इस पर्टिकुलर एलम के अंदर से मैं पोटेशियम आयन का टेस्ट करने लगूं तो टेस्ट आसान होगा या मुश्किल होगा? सर आसान होगा। इलेक्ट्रॉन इजीली टेक कर लेगा। ये आसान होगा? कितने लोग लगता है आसान होगा? सर मुश्किल होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे आयंस बन जाए, मतलब अलग अलग टाइप के आयंस होंगे तो हमें निकालना मुश्किल होगा। हाँ, इसके अंदर टेस्ट करना डिफिकल्ट होगा बच्चों। और डिफिकल्ट क्यों होगा? जब मैं पोटेशियम आयन का टेस्ट कर रहा हूं तो बहुत सारे इंटरफेयरिंग जो है ग्रुप्स मौजूद है। ये इंटरफेयर करेगा, ये इंटरफेयर करेगा, ये इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, हाँ या ना? यानी कि इसको निकालने के लिए, इस पर्टिकुलर को निकालने के लिए मुझे इन सब की प्रेजेंस महसूस हो रही है। टाइम टेकिंग भी है और साथ साथ मनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। एक लंबी प्रोसेस एक पोटेशियम आयन के टेस्ट को करने के लिए। ठीक है? अगर मान लो मैं इसी में से एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो बाकी सारे क्या बन जाएंगे? इंटरफेयरिंग ग्रुप्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। इंटरफेयरिंग ग्रुप्स कौन कौन आ जाएंगे? उसको छोड़ के बाकी सारे इंटरफेयरिंग ग्रुप्स है। रिद्धि, एम आई क्लियर? इशिता, ऋषभ, सूर्यांश? Yes, sir. अब Yes, sir. K फॉर FeCN6 की बात कर रहा हूं। अगर मैं K फॉर FeCN6 की बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताओ, इसमें तो टेस्ट, ये ध्यान रखना, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में टेस्ट देने वाला ग्रुप सिर्फ एक काउंटर आयन ही होता है। यानी कि अगर मैं किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूं तो उसके अंदर किसका टेस्ट आएगा? हमेशा उसके एनालिसिस में हमेशा काउंटर आयन को ही हम चेक कर सकते हैं। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में जो भी प्रॉपर्टी आने वाली है वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? पोटेशियम आयन की। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? चलिए रिपीट करिए, समझ नहीं आया। फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा अगर इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं एक टेस्ट करना चाहूं कि मुझे एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो ऑब्वियस ही बात है, ना तो इसमें Fe2+ आयंस का टेस्ट होगा, ना ही इसमें साइनाइड का टेस्ट होगा। इसमें किसका टेस्ट होगा? पोटेशियम आयन का टेस्ट होगा। क्यों? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब भी टूटता है तो टूटने पे आयोनाइजेबल पार्ट कौन सा होता है हमारा? टूटने पे आयोनाइजेबल पार्ट होता है हमारा पोटेशियम आयन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अगर ये पार्ट आयोनाइजेबल है और इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की तो ऑब्वियस ही बात है ये किसी भी तरह के टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर टेस्ट करना आसान है या मुश्किल है? जल्दी बोलो। Sir. आसान। आसान है। एक क्वेश्चन का और जवाब दो। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में किसके अंदर पेरेंटल आइडेंटिटी मेंटेन हो गई? व्हाट इज पेरेंटल आइडेंटिटी? कि जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट है क्या वो अपने पेरेंट मॉलिक्यूल जैसा बिहेव कर सकता है या नहीं? तो बताओ क्या इसकी पेरेंटल आइडेंटिटी मेंटेन है या नहीं? Yes, sir. नहीं है। है। बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी इशिता। पेरेंटल क्यों? आइडेंटिटी मेंटेन होने के लिए एटलीस्ट कम से कम कुछ तो मैं सॉल्ट वाली प्रॉपर्टी शो करता। मैं तो आयनाइज हो गया पूरी तरीके से। K+ की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेपरेट है इन कंपैरिजन टू K2SO4 के। क्यों बेटा? सर आप उसकी बात कर रहे हो यार? मैं डबल सॉल्ट की बात कर रहा हूं। पहले डबल सॉल्ट, मुझे डबल लगा सॉल्ट उसकी में बात कर रहे हो। पेरेंटल आइडेंटिटी खत्म हो गई। Yes, बताओ sir. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पेरेंटल आइडेंटिटी मेंटेन हुई या नहीं हुई? सर कॉम्प्लेक्स को तो मेंटेन होगी। बिल्कुल मेंटेन रहेगी। इसके अंदर पेरेंटल आइडेंटिटी विल बी देयर, इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना?
Yes, no. प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को ये समझ आ गई बात। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट ये कॉम्प्लेक्स के बारे में डिफरेंस जो है कितने लोग को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। अनंत, आर्यन, सूर्यांश, एम आई क्लियर बेटे? पलक, अनंत समझ आ गए बच्चे? चलिए अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया ऐसे ग्रुप जिनके पास अटैकिंग साइट्स मौजूद हैं, जो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। लिगेंड को हम, लिगेंड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटिसिटी। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ अटैकिंग साइट्स। क्या कहा मैंने? व्हाट इज डेंटिसिटी? नंबर ऑफ अटैकिंग साइट्स। जैसे मान लो एक कार्टून क्रिएचर है, इस कार्टून के बॉक्सर है, बेसिकली ये एक बॉक्सर है, बॉक्सर विद वन हैंड, ठीक है, और ये सामने एक डमी है जिसको पीटना है। तो मुझे बताओ इस बॉक्सर को, बॉक्सर के मारने के चांसेस, इस पर इंपैक्ट के चांसेस वन टाइम ही होंगे। वन टाइम मतलब एक ही हाथ से मारेगा, बिकॉज बेचारे के पास है ही कितनी साइड्स? ओनली वन अटैकिंग साइड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक ऐसा बॉक्सर जिसके पास एक ही हाथ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वन अटैकिंग साइड रखने वाले बॉक्सर का नाम है मोनोडेंटेट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? डेंटेट मतलब अटैकिंग साइड्स, एंड मोनो मतलब कितनी साइड्स है इसके पास? इसके पास एक अटैकिंग साइड है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया आपने? मोनोडेंटेट। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। ये क्लियर है सभी को? अब यही बॉक्सर नंबर 2, इस बॉक्सर नंबर 2 के पास लड़ने के लिए दो हैंड्स हैं। बताओ कितनी साइड्स हो गई? सर 2। वेरी गुड, 2 अटैकिंग साइड्स। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? डाइडेंटेट। ठीक है। और ये जो मैंने डमी बताया ना, ये डमी कौन है पता है? ये सेंट्रल मेटल है। तो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड आएगा तो ये एक हाथ से इसके साथ फाइटिंग करेगा, डाइडेंटेट आएगा तो एक साथ दो हाथों से मारेगा इसको। ठीक है। अगर यहाँ पे पॉलीडेंटेट आ गया, पॉलीडेंटेट, लाइक मान लो एक ऐसा लिगेंड, एक ऐसा बॉक्सर जिसके पास 4 हाथ है, ठीक है, 4 इमेजिन कर लेते हैं मार्वल्स में से निकल के आया है ये, तो ये तो जो सेंट्रल मेटल है उसे बहुत मारेगा। बताओ क्यों मारेगा सेंट्रल मेटल को? जल्दी बोलो। सर बहुत सारे हाथ है तो बहुत बहुत अटैक बढ़िया, है। इसकी उतने ही ज्यादा डेंटिसिटी बढ़ गई। तो जितने नंबर ऑफ डेंटिसिटी बढ़ती जाती है, सेंट्रल मेटल की पिटाई उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। अब मैं आपको क्लियर करता हूं मोनोडेंटेट के बारे में। मोनोडेंटेट, आपको ये बात समझ आ गई कि इसके पास कितनी साइड्स हैं? हैविंग वन अटैकिंग साइड। और साइड का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ चार्ज इट इज कैरिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेगेटिव डेंटेट की, नेगेटिव मोनोडेंटेट की, तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, Cn माइनस और NCS माइनस, और आपका हो गया Cn आ गया, Br आ गया, OH आ गया, NO3 माइनस। ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव मोनोडेंटेट। व्हाई? हाउ मेनी साइड्स दे हैव? दे हैव वन साइड। ये रही वो साइड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? एम आई क्लियर टू ऑल? मोनोडेंटेट और नेगेटिव लिगेंड समझ आ गया। नेगेटिव क्या है? इसके ऊपर जो साइड है, साइड तो एक है और उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर नेगेटिव है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड। अनंत, अवनी, इशिता, इज इट क्लियर? निश्चल, अलग, ऋषभ क्लियर है? हैंड रेस करिए अगर समझ आ गया तो। आपके हैंड रेस से मुझे कंफर्म होगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। यस गुड। अगर ये नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कुछ पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड कौन सा हो गया? आपने सुना होगा NH4+ अमोनियम आयन। हाँ या ना? इसके पास कितनी साइड्स हैं? इसके पास एक ही साइड है, वो भी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ये भी एक ही साइड से अटैक करेगा। एक क्या आ गया हमारा?
न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि ये एक ऐसा लिगेंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड प्लस और माइनस नहीं है, लेकिन इसके पास अटैकिंग साइट मौजूद है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बढ़िया मोनोडेंटेट लिगेंड कौन सा है? H2O। आप कहो सर H2O के पास तो 2 लोन पेयर है। H2O के पास लोन पेयर 2 है, मगर ये चाहकर भी दोनों को एक साथ अटैक नहीं करवा सकता। क्या बोला मैंने? मोनोडेंटेट कैसा लिगेंड है? वाटर इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, ऑल्दो इट हैज 2 अटैकिंग साइट्स बट इट कैन अटैक फ्रॉम ओनली 1। किसी एक ही लोन पेयर से कंबाइन कर सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। ये न्यूट्रल है, समझ आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसके पास अटैकिंग साइट्स हैं। यस, इट हैज 2 अटैकिंग साइट्स, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। एक और न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड आप जानते हो उसको, NH3। NH3 पर क्या मौजूद है? एक लोन पेयर, और क्या नहीं है इसके पास? इसके पास नो चार्ज इज प्रेजेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर टू ऑल? बच्चों प्लीज रेज योर हैंड अगर ये बात समझ आ गई तो। मोनोडेंटेट कौन से? जिनके पास एक डेंटिसिटी है। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट टाइप कौन सी है? नेगेटिव मोनोडेंटेट। दूसरी कौन सी है? पॉजिटिव मोनोडेंटेट। और तीसरा क्या है? न्यूट्रल मोनोडेंटेट। जितने नेगेटिव वाले हैं सबके ऊपर माइनस चार्ज है। पॉजिटिव वाला एक हो गया NH4 पॉजिटिव, और न्यूट्रल वाले के ऊपर साइड तो है मगर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो के बाद एक चीज और मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ऐसे लिगेंड्स भी हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, उसको न्यूट्रल भी कह देते हैं। अब इसी लिगेंड्स में हम सेकंड पढ़ेंगे आपका डाइडेंटेट लिगेंड्स। डाइडेंटेट, डाई का मतलब क्या हो गया? हाउ मेनी साइट्स? 2 अटैकिंग साइट्स आर देयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला OX से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये होता क्या है? दिस इज ऑक्सलेट आयन। कौन सा है ये? ऑक्सलेट आयन। इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं COO माइनस COO माइनस। बताओ एक साथ कितनी साइड्स हैं इसके पास? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? सर 2 साइड्स हैं। ठीक है। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल लेने वाला हूं जिसका नाम बहुत ज्यादा आने वाला है। उसका नाम है EN। इसको भूलना मत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म होती है इथेन 1,2 डाई अमाइन। क्या बोला मैंने? इसको बोले कोई बच्चा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा लिगेंड है इथेन 1,2 डाई अमाइन। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर आ गया अमाइन NH2, इधर आ गया अमाइन NH2। इसके ऊपर कितनी लोन पेयर आ गई? एक। इसके पास कितनी लोन पेयर आ गई? दूसरी। बताओ हाउ मेनी साइड्स आर देयर? There are 2 sides. What kind of nature does it have? Is it a positive monodentate, negative didentate, sorry, positive didentate, negative didentate और neutral didentate ligand? जल्दी बोलिए इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव डाइडेंटेट है, नेगेटिव Neutral होगा ना डाइडेंटेट है, सर? ये न्यूट्रल ही है। इट इज न्यूट्रल डाइडेंटेट लिगेंड। याद रहेगा सभी को? हाँ या ना? ठीक है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, जो EN है, जैसे EN हो गया या वाटर हो गया, जो न्यूट्रल है, EN हो गया, वाटर हो गया, और अभी 1-2 कॉम्प्लेक्सेस और है जैसे कि अमोनियम हो गया, NH3 हो गया, NH3, और तो और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ये सारे के सारे लिगेंड जो है ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, और न्यूट्रल होने के साथ साथ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आगे काम आएगा आप लोगों के, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यानी कि इनकी जनरली क्या होता है, किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी वैलेंसी होती है, इनके ऊपर जो इनका चार्ज होता है बेसिकली, तो इनके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, इसीलिए जितने भी लिगेंड्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जब आएगा तो हम कितना लेके चलेंगे? इसको 0 लेके चलेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या ये बात सभी बच्चों को साथ साथ याद हो रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। ऋषभ, Yes. अवनी, पलक, इज इट क्लियर? सूर्यांश समझ आ गए बेटे? ध्रुव, कृष, आर्यन? यस सर। गुड। अब इसके बाद की बात सुनिए। डाइडेंटेट के बाद हम बात करेंगे हेक्साडेंटेट। सीधा हेक्साडेंटेट क्या होता है?
इसको हम लोग पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। वैसे भी 2 से ज्यादा वाले हमेशा क्या होते हैं, पॉली। ठीक है, तो पॉलीडेंटेट मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास 6 अटैकिंग साइट्स है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया EDTA। EDTA की फुल फॉर्म याद कर लेना, इथाइलिन, इथाइलिन डाईअमाइन। क्या बोला मैंने, इथाइलिन डाईअमाइन। T फॉर टेट्रा और A फॉर एसीटेट। जल्दी बोलिए क्या बोला मैंने। E स्टैंड्स फॉर इथाइलिन, D स्टैंड्स फॉर डाईअमाइन, T फॉर टेट्रा और A फॉर एसीटेट। क्लियर है। अब इसका डायग्राम समझ लो। इथाइलिन का मतलब हो गया 2 कार्बन, डाईअमाइन मतलब 2 इसके ऊपर N लगे हुए हैं, सॉरी इधर नहीं, इधर आएगा। ठीक है, और टेट्रा एसीटेट मतलब 4 उस पे एसीटेट लगे हैं, तो 2 तो इसके ऊपर आ जाएंगे एसीटेट, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। इसमें देखें तो CH3COO माइनस, इसमें देखें तो CH3COO माइनस। क्या मेरी बात समझ आ रही है। आप में से बताओ, कौन बच्चा बताएगा मुझे, बताओ कितनी साइट्स हैं इसके पास, क्विकली। हाउ मेनी साइट्स डज इट हैव EDTA में, बोलिए कितनी साइट्स हैं EDTA की। 6 कितने लोगों को, 6 कितने लोगों को दिख रही हैं साइट्स। 1 2 3 हाँ आया ना। आप पता है इसे कैसा, इसे मैं कैसा मान रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे कार्बन पे गलत लगा दिया, इट इज नॉट ऑन कार्बन, इट इज ऑन नाइट्रोजन। ओके, अब आप समझ रहे हो ये कैसा लीगेंड हो गया। इट इज जस्ट लाइक अ स्पाइडर। मैं इसे स्पाइडर की तरह बनाता हूं, उससे क्लियर होगा आप लोगों को डायग्राम। ये एक स्पाइडर है, ठीक, और ये स्पाइडर के हैंड्स हैं बेसिकली, उसकी लेग्स मान लो। ठीक है, अगर ये स्पाइडर अटैक करने के लिए आ गया, किसके ऊपर अटैक करने के लिए आया, सेंट्रल मेटल के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया, तो बताओ ये क्या करेगा सेंट्रल मेटल को। ये सेंट्रल मेटल है और ये 6 की 6 टांगों से इस पर अटैक करने वाला है। तो ये इस वाली टांग से यहाँ अटैक करेगा, 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 इस वाली टांग से इसको यहाँ अटैक करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना। जल्दी बोलिए। यस सर। इस सेंट्रल एटम को कैसा महसूस हो रहा है कि ये हर जगह से घिर गया हुआ है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। ये इस बात को समझा रहा हूं ना, बड़े ध्यान समझ लो जो मैं बात कह रहा हूं। इस सेंट्रल मेटल को ऐसा लग रहा है कि ये हर जगह से इस लिगेंड से घिर गया हुआ है, हाँ या ना। यस सर। यानी कि अगर हम ये कहें कि दिस पर्टिकुलर EDTA ligand is surrounding central metal from all the directions, गलत तो नहीं है, from all the directions उसे कवर कर रहा है, हाँ या ना बच्चों। ये क्लियर हुआ, सेंट्रल मेटल को हर जगह से इस लिगेंड ने घेर लिया, कवर कर लिया, ये बात क्लियर है, हाँ या ना। जल्दी से हिट। बाकी लोग भी, अवनी, इशिता, ऋषभ, क्लियर है। यस यस अगर ये क्लियर है तो ध्यान रखना, ऐसे लिगेंड्स, सच लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज चिलेटिंग लिगेंड्स। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज चिलेटिंग लिगेंड्स। इनको क्या नाम दिया जाता है, चिलेटिंग लिगेंड्स। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिंग फॉर्मेशन, मतलब बेसिकली एक ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ एक घेरा बन गया है। रिंग फॉर्मेशन अराउंड द सेंट्रल एटम, रिंग फॉर्मेशन अराउंड द सेंट्रल मेटल इज नोन एज चिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, चिलेशन। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना। जल्दी बोलिए। क्लियर तो हैंड रेज कर लीजिए सभी लोग। गुड। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगर ये क्लियर है तो। अगर ऐसा होता है कि चिलेशन हो रही है, वो जो लिगेंड है वो चिलेशन कर रहा है सेंट्रल मेटल के साथ, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सेंट्रल मेटल के साथ जो इस लिगेंड ने बॉन्ड बनाया या कॉम्प्लेक्स बनाया, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है। सर स्टेबल होगा।
वेरी गुड। स्टेबल क्यों होगा? जल्दी सर बोलिए। क्योंकि पूरा उसको कवर कर लिया इसलिए। कवर करने से बेनिफिट क्या हो रहा है? सर वो भागेगा नहीं। और भागने के अलावा खुद तो भागेगा नहीं, और कौन नहीं क्या कर सकता? और इसके ऊपर कोई क्या नहीं कर सकता? सर कोई और तो अटैक और नहीं कोई कर सकता। अटैक अटैक नहीं कर सकता। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या कर दी आपने? कम कर दी सर। रिएक्टिविटी कम कर दी, क्या बढ़ा दी? ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी बढ़ा दी। हाँ या ना? हाँ या ना? इसको इसको लेमेंस लैंग्वेज समझाऊं? लेमेंस लैंग्वेज में एक डॉग है, ठीक है, एक डॉग है जो बहुत जल्दी अपना जो गले में बांधा हुआ पट्टा है ना छुड़ा के भाग जाता है। ये मान लो एक पेड़ था और उसके मालिक ने उसको एक पट्टा बांध दिया इस तरीके से, लेकिन ये डॉग ना हमेशा भाग जाता है अपना पट्टा छुड़ा के, और फिर गलियों में घूमता रहता है और फिर लोगों को काटता है और फिर मालिक को दिक्कत हो जाती है। तो अब मालिक ने क्या किया? मालिक ने कहा इसको ना मैं अब ढंग से बांधता हूँ। उसने एक पट्टा यहां से बांधा, एक पट्टा यहां से बांध दिया स्लिंग उसको, एक स्लिंग उसने उसको यहां से बांध दी, और स्लिंग ले आया वो। उसने कहा मैं इसको लगातार बांधता ही रहूंगा। एक स्लिंग उसने उसे यहां से बांध दी, एक स्लिंग उसने यहां से बांधी उसको, और एक स्लिंग उसने यहां से बांधी। ठीक है, बताओ डॉग के भागने के चांसेस, डॉग के भागने के चांसेस कम होगा। कम, बिल्कुल मिनिमम हो गए। कारण क्या है? एक तो बॉन्ड, जो डॉग है तभी फ्री होगा जब वो सारे के सारे बॉन्ड्स तोड़ेगा। हाँ या ना? इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है या कम है? अरे बोलो, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है या कम है? कम होगी। अच्छा, ज्यादा होगी ना समझ सर। क्यों क्या कह रहे हो? बॉन्ड्स तोड़ने के लिए एनर्जी, आपको सारे बॉन्ड्स तोड़ने हैं इसे फ्री करने के लिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो हाई हो गई ना भाई। हाँ सर। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट के अंदर कि किसी भी बॉन्ड के स्ट्रेंथ को, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी स्टेबिलिटी के। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को ये बात समझ आ गई कि बॉन्ड strength is directly proportional to stability. Is this concept clear to all? यस सर। Very good. तो आज हमने समझ आ गया हमें चिलेशन क्या कहते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि डेंसिटी कैसे कहते हैं, हमने ये पढ़ लिया होमोलेप्टिक क्या होता है, हेटेरोलेप्टिक क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया कि सेंट्रल मेटल हमेशा डी ब्लॉक का क्यों लेते हैं, हमेशा मतलब मेजरली क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके पास खाली जगह होती है। खाली जगह से फायदा क्या होगा कि जो लिगेंड्स होंगे जिनके पास अटैकिंग साइट होगी उनको ये अकोमोडेट कर पाएगा, और अकोमोडेट करेगा। मैक्सिमम कितने लिगेंड्स है ये कंबाइन करता है? 6 मैक्सिमम, है ना। और ये 4 के साथ जनरली 2 ही तरह के कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, जो जिसमें 4 लिगेंड्स इन्वॉल्व हो या जिसमें 6 लिगेंड्स इन्वॉल्व हो। इसी तरह की ज्योमेट्री हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ हमने पढ़ा मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिसके पास एक अटैकिंग साइट्स है। डाइडेंटेड क्या होता है, जिसके पास 2 अटैकिंग साइट्स हैं। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, यहां समझ लेना। जैसे मान लो मैंने कहा K4FeCN6, अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आया तो इसका मतलब है Fe जो है वो Cn से घिरा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, है ना। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड ही है लेकिन शेयरिंग के तरीके से वो कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये जो पार्ट, ये जो वैलेंसी इसको हम लोग बोल रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, 2 तरह की वैलेंसी हम स्टडी करेंगे। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोला मैंने? एक है प्राइमरी वैलेंसी और एक है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या डिफरेंस दोनों में, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में? प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्या बोला मैंने? प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू, भूलना मत, अभी बताऊंगा ये आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो होता है आयोनाइजेबल पार्ट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है हमारा? सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है कितने आयनस में, कह रहा हूं कितने लिगेंड्स इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब सेकेंडरी वैलेंसी की बात करो बताओ इसमें कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी इस पूरे कॉम्प्लेक्स की?
सर 6 वेरी गुड, कितने लोग को ये बात क्लियर हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर है सर। secondary valency is coordination number, primary valency is the oxidation number. हाँ या ना? जल्दी बोलिए। तो ये जो हमारा CN है, ये रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए? अंदर जुड़ रहा है ना, इट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द सेकेंडरी वैलेंसी। और जो बाहर पोटेशियम आयन है, इट इज हेल्पिंग अस टू कैलकुलेट द प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, क्योंकि ये आयनाइजेबल पार्ट है, तो आयनाइजेबल पार्ट हमें हेल्प करेगा प्राइमरी वैलेंसी निकालने में, और जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं दे विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या हम कहें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, बताइए यहां पर FeOX का होल थ्राइस और बाहर आ गया इसके अंदर Cl3, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, या Al3। तो आप मुझे बताइए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन यानी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है और प्राइमरी वैलेंसी कौन हेल्प करेगा? प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे किसकी हेल्प से निकलेगी? जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर। कोई बताएगा व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? +2। अरे सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सर 3p। कितना? 3 नहीं 6 होगा। कोई बताएगा 6 क्यों होगा? हाँ, क्योंकि ये डाइडेंटेट है। डाइडेंटेट लिगेंड है। एक साथ कितने घूंसे मार रहा है ये सेंट्रल मेटल को? एक साथ 2 घूंसे मार रहा है। इसको सेंट्रल मेटल काउंट करता है कितने हाथों से पिटाई हो रही है मेरी। अगर मेरी एक लिगेंड 2 हाथों से पीट रहा है तो वो दोनों काउंट होंगे। ऐसे कितने लोग हैं दोनों हाथ से मार रहे हैं इसको? 3 लोग, मगर कितने हाथों से मार रहे हैं? हर एक आदमी के 2 हाथ, तो टोटल कितने हाथ हो गए जो Fe पे अटैक कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ हैंड्स हो गए 6, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कितने लोग को ये पूरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। सर नहीं समझ आया। अरे बेटा, ये जो Fe नाम का सेंट्रल मेटल है, पंचिंग बैग है, इसको OX नाम का लिगेंड कितने हाथों से मार रहा है? 2 हाथों से। OX कितने हाथों से मार रहा है? 2 हाथों से। OX कितने हाथों से मार रहा है? 2 हाथों से। तो लिगेंड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स के बराबर तब था जो CN लिखा था आपने, वो CN कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। ठीक है, तो यानी कि हाथ भी कितना है उसके पास? एक ही हाथ है। इसीलिए जितने CN लिखे थे आपने K4FeCN6 में, तो आपने कहा K4FeCN6 के अंदर उसका जो डेंटिसिटी है वो भी 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका 6 आ रहा है। और क्यों? क्योंकि हर एक CN कितने हाथ से अटैक कर रहा है सेंट्रल मेटल के ऊपर? एक हाथ। यहाँ पे क्या नोटिस किया आपने? यहाँ पे 3 तो लिगेंड्स आए, लेकिन हर लिगेंड कितने हाथ से अटैक कर रहा है? 2 हाथ से अटैक कर रहा है। इसीलिए ओवरऑल नंबर ऑफ हैंड्स कितने हो गए? 6। एंड नंबर ऑफ हैंड्स इज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या याद रहेगा? याद रहेगा? जल्दी बोलो। यस सर। अभी भी क्लियर